थी कि हम 1 साल तक कुछ नहीं कर सकते। प्रशांत तुम्ही? लेकिन तुम तो मालदा से कल आने वाले थे, फिर अचानक कैसे आ गए? हाँ, कल आषाढ़ झीलो आने वाला तो कल ही था, किंतु काज जल्दी खत्म हो गया तो फिर रुक कर क्या फायदा। बहुत अच्छा किया। 1 मिनट। अरे क्या कर रहे हो? एक बात बताओ, हमें मिस कॉर्ली की? बहुत ज्यादा। छोटी शक्ति। अरे क्यों हलो, ऐसे क्यों बैठी हो? क्या है ये? अरे ये तुम्हारे ही बाल है मिष्टी। ये बाल घुंघराले हैं, अब मेरे बाल सीधे हैं। काजल हो चेटा। तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ, अरे बाबा आई लव यू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और रही बात इस बाल की, तो तुम शायद भूल रही हो, घर में माँ भी रहती है, उनके बाल भी घुंघराले हैं, समझी? माँ। हाँ बोलो बेटा। माँ ये देखो ना, प्रसन्नजीत के शर्ट पे किसी लड़की का बाल। तू इसके लिए इतना परेशान होकर घूम रही है? अरे मेरा बाल होगा, बाहर से आया था तो गले लगा था मेरे, रह गया होगा उसके कपड़ों में। क्या छोटी छोटी बातों पे शक करती रहती है? प्रसन्नजीत ऐसा लड़का नहीं है, बहुत प्यार करता है तुझसे। हाँ ऐसे जा, चट कर। क्या वो प्रसन्नजीत? भूल गई क्या पंडित जी ने क्या कहा था? ओह सॉरी, भूल गई थी कि हम 1 साल तक कुछ नहीं कर सकते। प्रसन्नजीत, ओ प्रसन्नजीत, आज मुझे ऑफिस छोड़ने चलोगे? आज बहुत थका हुआ हूँ, एक्चुअली ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ा ना इस बार। कल पक्का तो मैं ऑफिस छोड़ने चलूँगा। हाँ, लेकिन जब मैं शाम को ऑफिस से वापस आऊंगी ना, तब बाहर कहीं डिनर करने चलेंगे। पक्का चलेंगे। लव यू। लव यू टू। बाय। ध्यान रखना अपना। जाओ। বাপি, বাপি, আমি আসছি বেটা।
सॉरी प्रशनजीत, आज डिनर का प्लान कैंसिल करना पड़ा। वो क्या है ना, ऑफिस में बहुत काम था इसलिए लेट हो गई मैं। कोई बात नहीं मिस्टी, फिर कभी चल लेंगे। প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিৎ, এটা কার হচ্ছে? किसकी पिन है ये? अरे ये तुम्हारी ही पिन होगी। प्रसेनजीत, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? मेरे पीछे यहाँ पे कोई आती है ना? हाँ, क्योंकि ये मेरी पिन नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम यार, ये पिन तुम्हारी ही होगी। अरे मैं बोल रही हूँ मेरी पिन नहीं है। अरे ये तो मेरी पिन है। अरे आज तुम्हारा वॉशरूम यूज किया था ना मैंने, इसलिए तैयार भी यही हुई थी, यही रह गई होगी। बापी, मेरे वॉशरूम का नल ठीक करा देना याद से। हाँ, और क्या मिष्टी ये बात बात पे झगड़ा करना, मुझे लगता है तुम दोनों को थोड़ा वक्त और साथ में बिताना चाहिए, यही अच्छा होगा। मिष्टी, बापी जरा संभल के। हाँ, एक गलती सारा खेल बिगाड़ सकती है। इधर देखो, मैं सच में कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहा हूँ। मिष्टी आई लव यू, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, कसम से मिष्टी। मैं जिंदगी भर किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखूंगा, समझी? तो अब रोना बंद करो, चुप कर बेबी। दादा, कोई बाइक के पीछे चलो। उस ऑटो का पीछा करिए। दादा थामो, बस ये रुको। हेलो, मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूंगी, ठीक है? पहले दा फाइल टके, आज नहीं आ पाऊंगी, समझ में नहीं आता बात। हाँ मिस्टी, ये बात सही है कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए, किंतु तुम ही बोलो कैसे करूं शादी? बैंक में सिर्फ 5,000 रुपये पड़े हैं। तो এটা তো প্রবলেম কি আছে? আমি আছি তো, मैं हूँ ना, पैसे अरेंज हो जाएंगे। ना मिस्टी,
तुम तो जानती हो मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बाबा ने मेरी शादी के लिए पैसे फिक्स डिपॉजिट में डाले थे जो मेरे नाम पे हैं। देखो प्रशंजीत, ये ज़रूरी नहीं है कि घर सिर्फ एक मर्द के पैसे से चले। इसका बोझ औरत भी उठा सकती है। और फिर जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती, मेरी नौकरी तो है ना। डोंट वरी। हाँ ठीक आज मैं माँ से बात करता हूँ। सोना। मैं उस लड़के से मिल चुका हूं। सुमा, कौन सा इंटरव्यू देने वाला था वो? सेल्समैन का। पूरी जिंदगी सिर्फ टारगेट अचीव करते हुए निकल जाएगी। पूरी जिंदगी कैसे निकलेगी वो नहीं पता, लेकिन अगर निकलेगी तो सिर्फ प्रशंजीत के साथ और नो कारो साथ है। नहीं तुम अपना मनमानी करना चाहती हो तो निकल जाओ यहां से, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम इस घर से एक कदम भी बाहर निकालोगी, उस दिन से यहां तुम्हारे लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बस यही फर्क है आप में और प्रशंजीत में। आपका रिश्ता शर्त पे टिका है, लेकिन उसका प्यार पे, भालोबाशा पे। देखिए, ये देखो, अगर उसने उस 2 टके के लड़के के साथ शादी की ना, तो मेरा उसका नाता खत्म। हेलो मिष्टी। কি হলো? কথা হয়েছে কি? बात हुई क्या? तुम्हें पता है माँ ने तो हाँ बोल दी है। देखो मिष्टी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ना तो हम कुछ दिन और वेट कर सकते हैं। आना, अब वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मिष्टी, ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया जो अचानक से जा रही हो? अरे बाबा, तुम तो जानते हो ना ऑफिस के काम कैसे होते हैं। बस मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी। इनफैक्ट मैं एक ही दिन में आ जाऊंगी। चलो बाबू, वहां पहुंचते मुझे फोन कर रहा, ठीक है? बिल्कुल। और अपना ख्याल रखना। और तुम भी अपना ख्याल रखना। चल ध्यान से जाओ। মিষ্টি তুমি কি হলোটা কি? मिष्टी, प्रशंजीत, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो प्रशंजीत। मुझे पता है कि वो अंदर ही है। प्रशंजीत, क्या हुआ मिष्टी? हटो हटो। कहाँ है वो लड़की? कौन लड़की मिष्टी? हाँ, वो लड़की कहाँ है? अरे किसको ढूंढ रही हो? कहाँ छुपाया उसे? अरे किसकी बात कर रही हो मिष्टी? कहाँ है? वो लड़की कहाँ है? हाँ, कहाँ है वो लड़की? मुझे पता है कि वो यही है। मैंने खुद उसे यहाँ पे आते हुए देखा है। अरे कौन सी लड़की को देखा है? अरे क्यों नहीं? मैंने खुद उसे अपनी आंखों से इस घर में आते हुए देखा है। कहाँ है? हाँ, कहाँ है वो लड़की? क्या हुआ मिष्टी? भगा दिया ना उसे। किस लड़की की बात कर रही हो तुम? और तुम तो बाहर गई थी ना? मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं बाहर जा रही हूँ ताकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। मैंने उस लड़की को खुद इस घर में आते हुए देखा है। अरे क्या बेकार में शक करती रहती हो भाभी के ऊपर? मैं कह रही हूँ ना, कोई लड़की नहीं है यहाँ पे। माँ, आप चुप रहिए, क्योंकि आप भी इसके साथ मिली हुई हैं। और मैंने खुद आपको उस लड़के के साथ मॉल से बाहर निकलते हुए देखा है। एक लिमिट होती है हर चीज की। कभी बाल, कभी पेन, हर छोटी चीज को लेकर शक करती रहती हो तुम। दरअसल बात तो ये है ना कि तुमने जिंदगी में कभी मुझ पे भरोसा किया ही नहीं। अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना, तो मैं ही चला जाता हूँ इस घर से। ना ना प्रशंजीत,
तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। जाऊंगी तो मैं इस घर से जाऊंगी, और वो भी डिवोर्स केस फाइल करने, क्योंकि तुम जो कर रहे हो ना, उसके बाद हमारे बीच कुछ नहीं बचता। बापी बापी सुनो तो। मिष्टी तुमको तो माँ प्लीज आप भी जाइए यहाँ से, जाना अपने घर के। उम्र की एक दहलीज पर पहुंचने के बाद हर इंसान अपने लिए एक साथी तलाशने लगता है, लेकिन कई बार जब यह तलाश लंबी होती जाती है तो अपने लिए सही और गलत साथी को पहचानने की नजर भी धुंधली पड़ जाती है। मिष्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उम्र के एक पड़ाव पर उसने ये निष्कर्ष तो निकाल लिया कि प्रसन्नजीत ही उसके लिए बिल्कुल सही साथी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और प्रसन्नजीत की असलियत उसके सामने जाहिर हुई तो उसकी नजरों पर पड़ा पर्दा भी हट गया। पर इसके साथ ही उसे लगी एक गहरी चोट, एक ऐसी चोट जिस पर मरहम लगाने वाला भी कोई उसके पास नहीं था, क्योंकि शायद मिष्टी के लिए देर काफी हो चुकी थी। उसके पास तो मां की गोद भी नहीं थी जहां वो मन भर कर रो सके। और फिर मिष्टी ने तलाक का फैसला किया, पर इस झगड़े के ठीक बाद अचानक प्रसन्नजीत गायब हो गया। सर, ये मिसेस अर्पिता रॉय है, इन्हें एक मिसिंग कंप्लेन लिखवानी है। बैठिए प्लीज। मेरे बेटे को ढूंढ दो साहब, मेरा बेटा घर नहीं आया। क्या नाम है आपके बेटे का और कितने दिन से वो घर नहीं आया? प्रसन्नजीत रॉय है। 2 दिन पहले गया था ऑफिस के काम से, बोला था 1 दिन में ही लौट आएगा, अभी तक आया नहीं वो साहब। आपने उसके ऑफिस में किसी से बात की? वहाँ किसी को जानती नहीं मैं साहब। ठीक है, आप अपने बेटे का ऑफिस का एड्रेस, मोबाइल नंबर और बाकी की डिटेल्स दीजिए। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम ही खबर करबो। जी सर, 15 फेब को प्रसन्नजीत रानीगंज के लिए निकला था। उसका एक ही दिन का काम था वहाँ। वो हमारे कंपनी का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, इसलिए हमेशा ट्रेवल करता रहता है। क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है कि वो कहीं गया हो और उसे आने में देर हो गई? नहीं सर, वैसे तो हमारे कंपनी में वो नया है, पर जब से हमारे कंपनी में काम कर रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ उसके साथ। लेकिन हाँ सर, रानीगंज में जिस क्लाइंट से वो मीटिंग करने गया था उस क्लाइंट से वो मिला ही नहीं। उस क्लाइंट का हमें कॉल है। एक काम कीजिए, आप प्रसन्नजीत की पूरी जॉब प्रोफाइल हमें दीजिए, हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। ओके सर। हाँ बोलो। क्या? ठीक है, हम अभी आते हैं। सर, सोनारपुर से कॉल था, वहाँ एक औरत की लाश मिली है। चलते हैं। आइए सर, आइए। लाश इस तरफ है सर, आइए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। सर, जिस लड़की की लाश हमें मिली है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी एज तकरीबन 29 साल है और उसकी बॉडी पे जो निशान पाए गए हैं वो चाकू से स्टैब किए गए हैं। कोई फिजिकल असॉल्ट? नहीं सर, कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं है। इस लड़की की मौत हुए कितना वक्त हुआ होगा? सर, तकरीबन 48 से 50 घंटे हो गए। एक काम करो, इस लड़की की फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कराओ। इसके घर वाले इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने जरूर आएंगे, और सारे पुलिस स्टेशन में चेक करना कहीं पहले से कोई मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं लिखी गई, तभी हम इसके घर वालों तक पहुंच पाएंगे। और हाँ, जिस एरिया से इसकी बॉडी बरामद हुई है वहां आसपास के लोगों से पूछताछ करो, शायद वहां इस लड़की को किसी ने देखा हो। सर, सर, लड़की का नाम मौसमी दास है। तकरीबन 10 साल पहले दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में इस लड़की के खिलाफ एक कंप्लेन लिखाई गई थी। और सर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लड़की के खिलाफ कंप्लेन उसी के पिता कौशिक दास ने लिखाई थी। मामला चोरी का था। जी सर, ये मेरी बेटी है मौसमी। तो फिर ये आदिलपुर में क्या कर रही थी?
मुझे नहीं पता सर। पिछले 10 साल से मेरा इसका कोई लेना देना नहीं है। जब ये अपने घर में चोरी करके भाग गई थी, मैंने इसे ढूंढने का बहुत कोशिश किया, मगर मिली नहीं। फिर मैंने पुलिस स्टेशन जाकर इसके खिलाफ FIR लगवाया था। और मौसमी की माँ? वो उसी की वजह से तो सब कुछ बर्बाद हो गया सर, वरना मौसमी कभी ऐसी नहीं निकलती। मौसमी की मां का कई लोगों के साथ चक्कर था सर। एक बार तो मैंने उसे अपने घर में ही रंगे हाथ पकड़ लिया था। मेरा और उसके बीच बहुत झगड़ा हुआ, फिर मैंने उसे घर से निकाल दिया। ठीक उसके 4 दिन बाद मौसमी मेरे घर में आकर के चोरी की। मेरा सारा रुपया, पैसा, सोना, सब कुछ लेकर के वो गायब हो गई थी। उसकी कोई फोटोग्राफ? जी सर, मैं भी दिखाता हूं। ये रहा सर। जहांगीर, ये तो अर्पित रॉय है जो अपने बेटे प्रसन्नजीत की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आई थी। हाँ सर। तो ये प्रसन्नजीत भी आपका बेटा है? नहीं सर, मेरा कोई बेटा नहीं। तो फिर ये प्रसन्नजीत कौन है? सर, मैंने आपसे पहले ही कहा, मौसमी की मां का कई लोगों के साथ चक्कर था। हो सकता है उसी में से किसी का बेटा होगा। जहांगीर, मुझे 100% डाउट है कि प्रसन्नजीत का गायब होना और मौसमी की लाश मिलना, दोनों में कोई कनेक्शन है। और ये कनेक्शन हो क्या सकता है? एक मिनट सर। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है सर, कांस्टेबल देवाशीष का कॉल था। प्रसन्नजीत की कॉल डिटेल आ गई है सर। उसने बताया कि प्रसन्नजीत के नंबर की लास्ट लोकेशन चटर्जी बाड़ी थी। लेकिन सर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रसन्नजीत का नंबर स्विच ऑफ होने से 1 घंटे पहले उसके फोन की लोकेशन सोनारपुर में थी, जहां से मौसमी की लाश मिली थी। सर इसका मतलब तो ये निकलता है कि जब मौसमी की मौत हुई तो वहां प्रसन्नजीत मौजूद था। जहांगीर, ये दोनों सौतेले भाई बहन की फोन लोकेशन एक ही जगह एक्टिव थी, जिनमें से एक गायब है और दूसरे की हमें लाश मिली। हो ना हो प्रसन्नजीत ने ही मौसमी को मारा होगा। अर्पिता जी ने अपने बेटे के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई, पर उनकी बेटी तो दुनिया से ही मिसिंग हो गई। एक बार अर्पिता जी से पूछताछ करते हैं। कौशिक के साथ मेरा अक्सर ही झगड़ा होता था साहब। एक दिन गुस्से में आकर उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब से मौसमी का कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। पिछले 10 साल में आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी बेटी कहाँ है, किस हाल में है? शुरू में कोशिश किया था, लेकिन मुझे पता चला कि वो घर से भाग गई है। उसके बाद नहीं पता कि वो कहाँ गई। और जब उसने खुद से कभी मुझसे मिलने की, मुझे फोन करने की कोशिश नहीं की। और ये प्रसन्नजीत किसका बेटा है? साहब, प्रसन्नजीत कौशिक के साथ शादी के पहले ही हो गया था। प्रसन्नजीत के पिता को हार्ट अटैक हुआ था, उसी में मौत हो गई थी उनकी। लेकिन इस सब के बारे में मैंने कौशिक को कभी कुछ बताया नहीं। जब मैं कौशिक के साथ रहती थी ना साहब, तो प्रसन्नजीत को मेरी एक मासी ने पाला था। कौशिक का घर छोड़ने के बाद मैं वापस प्रसन्नजीत के पास आ गई, अपने बेटे के पास। बड़ी अजीब फैमिली है। 10 साल में ना तो बेटी ने माँ बाप से बात की और ना ही माँ बाप ने बेटी तक पहुंचने की जद्दोजहद की। एक काम करो, दोनों के फोन सर्विलेंस पे डाल दो और इनके पड़ोसियों से भी पूछताछ करो। सर सर मैंने दोनों के पड़ोसियों से बातचीत की। इस बीच एक इंपॉर्टेंट बात सामने आई। प्रसन्नजीत के पड़ोसियों ने उसके घर मौसमी को आते जाते देखा था। इसका मतलब मौसमी की माँ हमसे झूठ बोल रही है। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? बुलाओ उसे, एक बार सख्ती से पूछताछ करनी होगी। अर्पिता जी, आपने तो कहा था पिछले 10 साल से आपका आपकी बेटी से कुछ लेना देना नहीं, पर वो तो आपके घर आती जाती है। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो मेरे घर आती जाती थी। वो आपके घर आती जाती थी और आपको पता ही नहीं है? शुद्धि साहब, मेरी बात पर विश्वास कीजिए आप। साहब, हो सकता है ये सब कुछ कौशिक का किया हुआ हो। कौशिक का? हाँ साहब, हो सकता है उसे मेरी शादी के पहले के संबंध के बारे में पता चल गया हो, उससे वो मेरे बेटे के बारे में पता चल गया हो। उसको ऐसा लगता हो कि मौसमी उसकी बेटी नहीं है। वैसे भी मेरी खुशियों से हमेशा जलता था वो साहब। मुझे फंसाने के लिए ये सब कुछ किया उसने साहब। मौसमी को पहला फुसलाकर उसने अपनी तरफ कर लिया और उसके साथ मिलकर ये जाल बुना साहब। मिष्टी कहाँ है? ऑफिस में गई है सर। सर एक मिनट। सर कौशिक की कॉल डिटेल से मैं ये पता लगा है कि उसका नंबर उस रोज उसी लोकेशन पे एक्टिव था जहां से हमें मौसमी की लाश मिली थी। और सर वहीं पर प्रसन्नजीत का नंबर भी एक्टिव था।
नफरत और लालच भरे रिश्तों के ताने बाने में यह केस और उलझता जा रहा था। पुलिस के शक की सुई मौसमी के माता पिता पर थी और तभी पुलिस को मौसमी के पिता कनिष्क के कॉल रिकॉर्ड्स मिले, जिससे मिली जानकारी से यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि इस हत्या के पीछे मौसमी के पिता का हाथ है। आखिर हुआ क्या था? क्यों मारा गया था मौसमी को? इन सवालों का जवाब पाने के लिए पुलिस ने मौसमी के पिता कनिष्क को गिरफ्तार कर लिया। सर देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है सर, मेरी बात। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर, आप तो खामखा मुझे लेके जा रहे हैं। सर मुझे मौसमी का फोन आया था, इसलिए मैं वहां गया था। उसने मुझे 10 साल बाद फोन किया था साहब। इतने लंबे समय के बाद मुझे लगा कि शायद वो सुधर गई होगी, इसलिए मैंने उससे मिलने का फैसला किया था साहब। यही तो बुलाई थी। मौसमी, 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 मौसमी। मैं बहुत डर गया था सर। मुझे लगा कि सब यही बोलेंगे कि मैंने मौसमी को मार दिया है। लोगों के पास एक बोलने के लिए वजह भी तो हो जाती है ना, कि मैं क्यों 10 साल बाद यूं अचानक उससे मिलने गया। और एक टेस्ट, एक और कहानी। ऐसी कहानी हम कई बार सुन चुके हैं। तुझे तो वो तब से नापसंद थी ना, जब से उसने तेरा घर लूटा था। ऊपर से तुझे ये लगता था कि मौसमी तेरी बेटी है ही नहीं, इसीलिए तूने उसे मार डाला ना। तुम ही मेरा छना। ना सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। अगर मेरे दिल में उसके खिलाफ कुछ था भी तो मैं 10 साल बाद उसे क्यों मारूंगा साहब? और फोन उसे नहीं किया था साहब। जब मौसमी ने तुझे फोन किया तो कितने बजे किया था? रात को करीब 10 सवा 10 हो रहे होंगे। सर, उस रात 10:13 पे कनिष्क के नंबर पे एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आया था। जहांगीर, क्या ऐसा हो सकता है कि यह खून इसने किया ही ना हो? ये कोई और ही है जो इस सब में उसे फंसाना चाहता है। उसी ने कनिष्क को फोन करके वहां बुलाया होगा। वैसे भी मौसमी का खून तो दिन में हो चुका था और इसे कॉल रात को किया गया। जहांगीर, इस प्रसन्नजीत का मिलना बहुत जरूरी है। बिना उसके मिले ये गुत्थी नहीं सुलझ सकती। जैसे भी, जहां से भी पॉसिबल हो, मुझे ये प्रसन्नजीत चाहिए। सर, प्रसन्नजीत को लेकर एक तो शॉकिंग न्यूज है। क्या सर? बारासात, मालदा, इस्लामपुर और कोलकाता समेत कई सारे पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल है। सर, इन सारी जगह की पुलिस को भी प्रसन्नजीत की तलाश है। सर, इन सारे केसेस में उसने कुछ लड़कियों के साथ शादी की, फिर उनके साथ कुछ वक्त बिताया और उनका भरोसा जीत लेने के बाद उनके रुपये और गहने लेके चंपत हो गया। और सर, इन सारे केसेस में मौसमी को भी देखा गया था। तो इस खेल में भाई बहन की जोड़ी थी जो बड़े बड़े हाथ मार रही थी। हाँ सर, प्रसन्नजीत पहले लड़कियों से शादी करके उनका भरोसा जीत लेता था। उसके बाद उसकी बहन उस घर में घुस के लूट के वारदात को अंजाम देती थी। और सर, वारदात के बाद प्रसन्नजीत भी नजर नहीं आता था। इस बार जरूर दोनों में अपने अपने हिस्से को लेकर झड़प हुई होगी। दोनों में से किसी एक को लगा होगा कि उसका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए और फिर प्रसन्नजीत ने मौसमी का खेल खत्म कर दिया होगा। सर, एक तो न्यूज और, ये दोनों भाई बहन जहां जहां जाते थे उन सारी जगहों पर इनकी मां को भी देखा गया था। मां? सर, इसका मतलब इनकी मां अर्पिता भी इस सब में इनकी हिस्सेदार थी। हाँ सर। हाँ बोलो। सर, प्रसन्नजीत की माँ झूठ बोल रही है। क्या? हाँ सर, मिस्टी तो 2 दिन से ऑफिस ही नहीं गई। ठीक है सर, मिस्टी गायब है। मिस्टी गायब? तोड़ दो। लगता है ये लोग अपना काम कर गए। सर, लगता है साथ में रुपये और गहने लेके चंपत हो गए। सर, ऊपर भी सारा सामान बिखरा पड़ा है, घर में कोई नहीं है सर। ये माँ बेटा बहुत ही चालाक है, सारा सामान लेकर यहाँ से गायब हो गए। जहांगीर,
पता लगाओ ये घर किसके नाम पर है, और इस प्रसन्नजीत ने अब तक जितने लोगों को भी चूना लगाया है सबके बैंक डिटेल इकट्ठा करो, सारे अकाउंट्स को चेक करो। हो सकता है इन सब में कोई ऐसा कॉमन बैंक अकाउंट हो जो हमारे काम का। ये मिष्टी कहाँ है? मिष्टी की जान को खतरा है, चलो। आखिर इस केस में पुलिस के सामने एक चौंका देने वाला सच आया। प्रसन्नजीत के साथ मिलकर उसकी सौतेली बहन मौसमी और इन दोनों की मां अर्पिता लोगों को शादी के झांसे में फंसाकर लूटने का काम किया करते थे। क्या इन तीनों की तिकड़ी बिगड़ चुकी थी जिसकी वजह से मौसमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? और इनका अगला शिकार शायद मिष्टी थी जिसे प्रसन्नजीत ने अपने प्यार के जाल में फंसाया था। पर आखिर मिष्टी थी कहां? क्या उसके साथ भी कोई अनहोनी होने वाली थी? देखो अम्मा की छेड़ा था, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब मैं प्रसन्नजीत के बारे में भी किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। बोलेगी तो तू तब ना जब हम तुझे बोलने देंगे। हाँ? कल सुबह निर्वाण तेरा सारा पैसा बैंक से निकाल लेगा, उधर तेरा पैसा निकलेगा और इधर तेरी जान। सब ठीक? सर, घर के पेपर तो मिष्टी के नाम पे ही है। सर, हमें कई सारे ऐसे अकाउंट नंबर मिले जिसमें पैसों का ट्रांजैक्शन तो हुआ है, लेकिन ये सारे अकाउंट 6 से 8 महीने के बीच बंद कर दिए गए। और सर, इन्हीं सब के बीच हमें डीएसएम कोऑपरेटिव बैंक का वो अकाउंट नंबर भी मिला जिसकी हमें तलाश थी। ये ज्वाइंट अकाउंट 3 लोगों के नाम पे है सर, मौसमी दास, अर्पिता दास और निर्वाण चक्रवर्ती। और एक और बात सर, बारासा के एक होटल से हमें सीसीटीवी की फुटेज मिली है, उसकी मैंने फोटो निकाल ली है। इसमें मौसमी एक लड़के के साथ दिख रही है। मोड़ते आवे तो के तुम ठीक तो ना? तो कहाँ है? बता दो सब, बता दो। मैडम, आपको हमारे साथ थाने चलना है, लेकर अभी। मुझे मैंने कुछ किया नहीं है। एक मिनट। बता बता प्रसन्नजीत कहाँ है? कहाँ छुपाया तुम लोगों ने उसे? सब सत्य बोलती साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। देख, झूठ मत बोल, तेरे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। सीधे सीधे बता दे वरना वो हाल करूंगा कि याद रखेगा। जल्दी बोल। साहब हमें किसी जानी ना साहब। तो फिर किसे मालूम है? जल्दी बोल। सर, उस दिन जब मैं ऑफिस से घर आई और ऊपर के कमरे में गई तो मैंने वहाँ लड़कियों की चीज़ें देखी, बाल, कपड़े। मुझे लगा कि कोई लड़की है। मुझे बाथरूम से आवाज़ आई और फिर मैं उस तरफ गई और दरवाज़ा खोला। लड़की हो? मतलब मैंने एक लड़की से शादी की है? नहीं मिष्टी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जो मैं देख रही हूँ वो क्या गलत हो जाएगा? वो झूठ हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। क्या प्रसन्नजीत लड़का नहीं लड़की था? तुम्हारी बेटी मर्द के वेश में एक औरत थी? क्यों छुपाया दुनिया से ये सब? कब से चल रहा था ये नाटक? साहब, बचपन से ही मौसमी को लड़कों के जैसा कपड़ा पहनना, उनके साथ रहना और उनके जैसा दिखना अच्छा लगता था। वो कपड़े खरीदने भी जाती थी तो लड़कों के कपड़े खरीदने की जिद करती थी। उसने माना ही नहीं कभी साहब कि वो एक लड़की है। लेकिन लोगों को ठगना, उन्हें उल्लू बनाना, ये सब कब से शुरू किया? जब हमने कांशिक का घर छोड़ा साहब तो मौसमी को लड़का बनकर रहने की आज़ादी मिल गई। लोगों को भी समझ में नहीं आता था कि वो एक लड़की है। मौसमी ने भी इस सब को बहुत फायदा उठाया। वो लोगों को ठगकर
छूमंतर हो जाती थी साहब, और मुझे भी पैसा कमाने का ये एक आसान साधन लगा। तुम्हारी पहचान इन लोगों से कब और कैसे हुई? तकरीबन आज से 5 साल पहले मौसमी से मैं अपने दोस्त के जरिए मिला था सर, और उसकी असलियत जानने के बाद हम लोगों ने यह तय किया था कि उसकी इस खूबी का हम लोग बड़ा फायदा उठाएंगे और बड़ा हाथ मारेंगे। और सब मौसमी हमेशा प्रसन्नजीत का भेष बदल के ही चलती थी। और अमीर घर की लड़कियों को फांस कर शादी कर लेती थी, और हम सब मिलकर उनका सब कुछ लूट लेते थे। लेकिन मौसमी को किसने मारा? उसने मेरे साथ एक ऐसा धोखा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मैंने प्रसन्नजीत को इतना प्यार किया, सब कुछ छेड़े, निजे माँ बाप सबको छोड़कर मैं उसके पास आई थी। उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इसलिए साहब मार दिया मैंने उसे। तुम्हारी तो वो लड़की थी, तो तुमने उसकी हत्या की बात क्यों छुपाई? मौसमी, क्यों किया तूने ऐसा? बोल, क्यों किया? हाँ, मार डाला तुम्हारे बेटे को। तुम माँ बेटी ने मिलकर मेरे साथ क्या किया? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, एक लड़की के साथ मेरी शादी करवा दी। इसका नतीजा यही होना चाहिए। वैसे भी हम लोगों को एक न एक दिन जेल जाना ही था, इसीलिए हम लोगों के बीच एक समझौता हुआ। न इस खून के बारे में मैं किसी को बताऊंगी, और मिष्टी हमारे राज को राज रखेगी। इसीलिए हमने लाश को चुपचाप ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। मौसमी की हत्या तो दिन में ही हो गई थी, फिर रात को कंशिक को फोन किसने किया? मैंने किया था, इनके कहने पर। हेलो बाबा, আমি मौसमी কথা বলছি। मौसमी? क्या? कंशिक ने मुझे घर से बाहर निकाला था। मुझे लगा इतने सालों के बाद यही एक अच्छा मौका है उससे बदला लेने का। तो फिर झूठी मिसिंग रिपोर्ट क्यों लिखवाई थी? हमने सोचा कि किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया की नज़रों में तो मौसमी थी ही नहीं, और हम सब भूल गए थे कि प्रसन्नजीत तो है दुनिया की नज़रों में, और प्रसन्नजीत अगर वापस नहीं लौट के आया तो उसके ऑफिस वाले उसको ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसलिए सर हमने सोचा कि उनके लिखाने से पहले हमें मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर। ये तो तुम्हारे साथ मिली हुई थी, फिर इसे मारने की कोशिश क्यों की तुम लोगों ने? जब पुलिस मिष्टी को खोजने लगी तो हम डर गए। हमें लगा कि कहीं पुलिस मिष्टी को पकड़ न ले और मिष्टी पुलिस को सब कुछ न बता दे, इसीलिए हमने इसे मारने की कोशिश की। तुम लोगों ने अपना खेल बहुत चालाकी से खेला था, लेकिन भूल गए कि कानून की नजरों से आज तक ना कोई बचा है और ना ही बचेगा। अब अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटना। ले जाओ इन लोगों को। ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ तुम कंफर्टेबली रह सकती हो। यहाँ सोफे पे बैठ के तुम खाना खा सकती हो। खाना भी इनके हाथ का, जिसको खा खा के सबकी हालत ही खराब हो जाती है। रहने दीजिए। हाँ, अंदर तुम्हारा कमरा भी है, मैंने सजाया है, देखोगी? चलो आओ। आओ बेटा, आओ ना अंदर। ये देखो, ये है आपका नया घर, और घर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है आपका नया रूम। देखो कितना प्यारा सजाया है मम्मी ने ना। और आपको इस रूम के बारे में एक खास बात पता है? आप जैसे चाहे वैसे इस रूम को रख सकते हो।
हमारी बेटी थी स्नेहा, जो अब हमारे साथ नहीं रही। लेकिन अब तुम हमारी फैमिली में आ गई हो ना, हमारी फैमिली फिर से कंप्लीट हो गई। चिराग और अंकिता शाह ने 1 साल पहले अपनी बेटी को एक दुर्घटना में खो दिया था, लेकिन अपने संघर्षों, अपने दुखों को एक तरफ रख उन्होंने एक अनाथ मासूम बच्ची 6 साल की पीहू को गोद लिया। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपना छोटा सा परिवार पूरा करने की उनकी उम्मीद अधूरी थी। मुझे कुछ कहना है। क्या? अरे कहाँ चली गई? पीहू ना बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। मतलब? सुलाने के लिए गई, पूछा कहानी सुना दूं तो मना कर दिया। तुम्हें नहीं लगता कि मुझसे बहुत दूर दूर भागती है वो? प्रिय पत्नी जी बैठिए। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही सोचती हैं? फालतू में इतना सारा स्ट्रेस क्यों ले रही हो? अरे भाई नई जगह है, खुलने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन तुमसे तो दूर नहीं भागती वो। बच्चे हैं, किसी के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं, किसी के साथ थोड़ा समय लगता है। हाँ? स्ट्रेस मत लो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। थैंक गॉड, कभी कभी पति भी ठीक कह लेते हैं। मैं काम कर लूं? इसके बाद कई बार अनाथालय से लिए बच्चे भी अपने मन में एक अतीत, अपने कुछ अनुभव साथ लेकर आते हैं। खासकर वो बच्चे जो उम्र में बड़े होते हैं, और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनकी कल्पना भी हमने नहीं की होती। क्या अंकिता का अनुमान सही था? क्या वाकई में कोई बात पीहू को सता रही थी, या फिर ये सिर्फ एक नई दुनिया में, एक नए परिवार में आने से उत्पन्न होने वाली झिझक थी? जल्द ही चिराग और अंकिता इस सच से रूबरू होने वाले थे। बहुत देर हो गई, चलो चल के सोते हैं। तुम चलो ना, मैं आता हूँ 10 मिनट। ठीक है, लेकिन देर मत करना। अरे पीहू, क्या हुआ? तुम सही कह रही थी, कुछ गड़बड़ है। अरे क्या हुआ, बोलो ना। वो पीयू आकर मेरी गोद में बैठ गई। आप अभी तक सोई नहीं? कुछ चाहिए आपको? आपको? मुझे बोली कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मतलब आपको खुश करने के लिए कुछ कर सकती हूँ। चिराग और अंकिता ने कई कोशिशें की पीहू के करीब आने की, उसका डर दूर करने की, उससे खुलकर बात करने की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। पीहू का अंकिता को देखकर डर से कांपना और चिराग के प्रति अनुचित और अश्लील सा व्यवहार जारी रहा। पीहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो। बच्ची बहुत ही शांत थी, अपने में ही खोई रहती थी। हाँ, उसे बुरे सपने बहुत आते थे, कभी कभी डर के मारे अचानक उठ जाती थी। पता नहीं क्या हुआ था उसके साथ। फिर आपने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, क्या बताती। यहाँ पर ज्यादातर बच्चे परेशानी से गुजर के ही आते हैं। आपको कुछ तो मालूम होगा, मतलब कोई उसका जानने वाला, कहाँ से आए, कोई रिश्तेदार, कुछ तो। देखिए, मैं पहली बार ही आपको सब कुछ बता चुकी हूँ कि पीयू हमें सड़क के किनारे से मिली थी।
धीरे धीरे दोनों समझने लगे थे कि पीहू के मन में एक अजीब धारणा ने अपनी पकड़ जमा रखी थी। किसी ने उसके मासूम मन में बात बिठा दी थी कि सिर्फ अश्लील आचरण द्वारा ही वो अपना बचाव कर सकती थी, मार से, पिटाई से, किसी के गुस्से से बच सकती थी। इसका जिम्मेदार कौन था, ये जानने के लिए पीहू का खुलकर बात करना बेहद जरूरी था और इसीलिए पीहू को एक मनोचिकित्सक, एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया। दुर्भाग्यवश हमारे समाज में लोग एक मनोचिकित्सक की सलाह लेने में संकोच और शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से चिराग और अंकिता ने ऐसी सारी धारणाओं को परे रखकर पीहू के हित में यह फैसला लिया। बस इसीलिए हम आपके पास आए हैं। जी डॉक्टर, हम दोनों पीहू को लेकर बहुत परेशान हैं। आपकी बातों से लगता है कि पीहू को औरतों से प्रॉब्लम है, इसीलिए वो खुल नहीं पा रही है। शायद मुझसे भी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पीहू को उसके डे टू डे रूटीन, यानी कि वो जहाँ पर कंफर्टेबल फील करती है वहां पे मैं उसे ऑब्जर्व करना चाहूंगी। यू वेलकम मैम। लड़की कौन सी स्कूल में पढ़ती है? डिवाइन सोल स्कूल। मामा मामी? यहाँ कैसे आए? ट्रेन से। किसके साथ? अकेले। कैसे? मामी मुझे छोड़ के चली गई। पत्नी, तुम स्ट्रेस लेना बंद करो, माइग्रेन और बढ़ जाएगा। लेकिन कैसे? मैं सोचना बंद ही नहीं कर पा रही हूँ। कैसे लोग हैं ये? एक लड़की को अकेले छोड़ दिया, वो भी ट्रेन में। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता? हाँ, मुझे लगता है हम जरूर कुछ करेंगे और कल ही करेंगे। पूरी कोशिश जारी है, पर अब तक कोई सबूत हाथ नहीं लगा है। हमें सबूत चाहिए। ये पिछले 2 महीनों में दूसरी मौत है। मासूम बेचारी बच्चियां। वी कांट रेस्ट ठक्कर। सर, बच्ची को ऐसे छोड़ दिया? ऐसे लोग को सजा मिलनी ही चाहिए। और सर, वो भी रेलवे स्टेशन पर। ये क्या बात हो रही है? फाइल दिखाओ। बैठी बैठी प्लीज। ये बच्ची पीयू, ये आप लोगों की है? मैम, हमने गोद ली है। परवरिश आश्रम से? जी। और इससे पहले ये बच्ची कहाँ थी? जी, वो ऑर्फनेज वालों ने हमें बताया कि उन्हें कहीं सड़क पे मिली थी। फिर ये कंप्लेंट, ये मामा मामी कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैम, एक्चुअली सच बताएं तो हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। बच्ची जब से मिली है कुछ नहीं बोल रही है, एकदम चुप है। मैम, हम उसे साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर गए थे, तो उसने बताया कि उसकी कोई मामा मामी है जिन्होंने उसे किसी स्टेशन पर छोड़ दिया था। और कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? एनीथिंग? हाँ, एक बात और। बच्ची ने बताया कि वो किसी डिवाइन सोल नाम के स्कूल में पढ़ती थी। शाह, एक काम करो, बड़ौदा स्टेशन सबसे पहले जाओ और वहां पे आने जाने वाली ट्रेन्स का पता करो। स्पेशली जो ट्रेन्स नजदीक से आ रही हैं, क्योंकि अगर बच्ची अकेली थी तो ज्यादा दूर से नहीं आई होगी, नहीं तो कोई टीटी या कोई उसे पकड़ लेता। और उन स्टेशंस का पता लगवाकर वहां पे जाओ और वहां देखो कि डिवाइन सोल नाम का स्कूल कहाँ पे आता है, जिस मामा मामी ने एक बच्ची को अकेली स्टेशन पे छोड़ा है। आई एम श्योर हम उन्हें पकड़ ही लेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।
हाँ, डिवाइन सोल केसर नगर में है। केसर नगर में ना? ठीक है। प्रियंका रावल इसी स्कूल में पढ़ती थी। हमारे पास बस उसका यही एड्रेस है। ये शायद उसके मामा मामी का एड्रेस है। शुक्र है मैडम, हमने कुछ नहीं किया मैडम। साहेब हमारा काहे वाक नहीं। अरे साहब साचो कहूँ छू मैं काहे नहीं करी। एक मासूम बच्ची को अकेला छोड़ा स्टेशन पे? नहीं 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 मैडम, हमने नहीं छोड़ा, वो खुद ही भाग गई। हमने खोजने की पूरी कोशिश की पर नहीं मिली। पुलिस में तो कंप्लेन की होगी ना तुमने? रिपोर्ट देख सकता हूँ? नहीं साहब, उस वक्त हम बच्ची को लेके इतना परेशान थे कि ऐसा कुछ विचार ही नहीं आया। तू सच बोल रही है? सच्ची? पक्का? पक्का मैडम। झूठ कह रहे हो तुम? क्योंकि तेरा पति हमें सच पहले ही बता चुका है। तुम्हारी पत्नी ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। क्या बोला उसने? मारते थे तुम उसको, पीटते थे बच्ची को। नहीं नहीं, और नहीं मैडम। तूने ही उसको स्टेशन पे अकेला छोड़ा था। अरे नहीं नहीं मैडम, झूठो बोले छे। मेरी बहरी वीणा ही बच्ची को बहुत मारती थी, उसी ने उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ा है। मेरा पति तो खुद ही एक नंबर का लंपट है, अपनी ही भांजी पे डोरे डालता है। कौन सही बोल रहा है और कौन गलत, हवालात की हवा खाकर पता चल जाएगा। पीहू बेटा, अब डरने की कोई बात नहीं है। आपके मामा मामी को पुलिस ने पकड़ लिया है। हाँ बेटा, अब आपको अपने अंदर कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरिए मत। आपको ड्राइंग करना पसंद है ना? आप जाकर ड्राइंग करो। मुझे लगा था कि ये खबर सुनकर कुछ रिएक्ट करेगी, कुछ बोलेगी, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं बोल रही है। आई नो डॉक्टर, अब तो कोई उम्मीद भी नहीं लग रही। एक रास्ता है शायद। मिस्टर चिराग, आपका ये रिक्वेस्ट मुझे थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है। डॉक्टर, क्या ये जरूरी है? आई नो ये आम बात नहीं है, अनयूजुअल है, लेकिन शायद यही एक रास्ता है। ठीक है, लेट मी सी मैं क्या कर सकती हूँ। डरना नहीं पीहू, हाँ डरना नहीं। बेटा डरो मत। बेटा मैं पुलिस में हूं। देखो हमने किसे पकड़ा? आपके मामा मामी को। अब वो आपको कभी नहीं मारेंगे, कभी परेशान नहीं करेंगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि वो हमेशा जेल में रहें, आपको परेशान ना करें, तो आपको भी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। अपने पापा को, मम्मी को, डॉक्टर आंटी को सब सच बता के कि आपके साथ क्या हुआ था। ले चलो ना। दिस इज गुड। पीहू पहली बार हमारे सामने रोई है और ये जरूरी भी था। पीहू अब ज्यादा खुल चुकी है, इससे शायद हमें वो कुछ और बातें बता सके। इट्स अ गुड साइन। देखा ना आपने, आपके गंदे मामा मामी को पुलिस पकड़ के ले गई। अब तो डरने की कोई बात ही नहीं है, सब ठीक हो गया। चलो अब खुल के सब कुछ सच सच बताओ हमें। बेटा तुम अपने मामा और मामी के साथ रहती थी ना? वो तुम्हें तंग करते थे, मारते थे, पनिश करते थे तुम्हें? मामी को मैं अच्छी नहीं लगती थी, बहुत डांटती थी मुझे, बहुत मारती थी। पीयू का केस तो सॉल्व हो गया। चाइल्ड मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन रिज्यूम करें? वो तो करना चाहिए हमें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पीयू का केस पूरी तरह से सॉर्ट हुआ है। इस केस का कोई अपडेट है क्या? है। यस मैम, आप ही की वेट कर रहा था मैं। क्यों, कोई नई खबर? यस सर, वो अनाथ आश्रम वाले तुम्हारे को झूठ बोल रहे। रघु काम छोड़ के कहीं नहीं गए, क्या अच्छे अनाथ आश्रम में। और फिर ट्रेन रुकी, बेटा क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हो? गुम हो गए हो क्या?
मम्मी पापा कहाँ हैं? नहीं है? चलो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो। वो कौन? कहाँ लेकर गए तुम्हें? बताओ ना बच्चे, कहाँ लेके गए थे वो तुम्हें? वो उस जगह लेके गए थे। बोलो बेटा, किस जगह? मानस आश्रम। रघु क्या है? बुलाओ उसे। मैंने आपको पहले भी बताया, वो यहाँ नहीं है, हमने उसे निकाल दिया है। झूठ बोल रही हो तुम, हमें पता कि वो यहीं है, बाहर निकालो उसे। मैं झूठ क्यों बोलूंगी मैडम? हमें एक पक्की खबर मिली कि वो यहीं है, अब तुम उसे बाहर निकालती हो या? मैडम वो सच में यहाँ नहीं है। जाओ सर्च करो। जी मैडम। मैम ऐसे कैसे? आप तलाशी नहीं ले सकते, आपके पास वारंट है? मैम वो मेरी भी ड्यूटी है ना, मैं तलाशी लेने नहीं दे सकती। ठीक है, आज तुम हमें रोक लोगी, लेकिन कल हम वारंट के साथ लौटेंगे, और फिर तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम पे क्या बीतने वाली है, और तुम्हारे उस रघु पर। चलो शाह, वारंट अरेंज करो जल्दी। जी। 2 कांस्टेबल्स ड्यूटी पर लगा, अगर ये मुक्ता कोई गलती करेगी ना तो अभी करेगी। मैंने उसको बोला वो मैडम रघु पकड़ो उसे। लेकिन मैडम आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, ये रिपोर्ट देख रहे हैं? पहले भी कई बार तू लड़कियों के शोषण के केस में अंदर जा चुका है ना, सारा कच्चा चिट्ठा लिखा है तेरा इसमें। साहब फाइल फिर से चेक करो ना, देखो ना फटाफट छोड़ दिया था मेरे को, क्योंकि मैडम मैंने कुछ किया नहीं था। अच्छा, तूने कुछ किया नहीं था तो फिर तू भागा क्यों था? और मुग्धा ने हमसे झूठ क्यों कहा था कि तू वहां है नहीं, काम ही नहीं करता वहां? मैडम मुझे पता था आप लोग मुझे फिर से परेशान करेंगे, पकड़ के यहाँ पे लाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, इसीलिए। मैडम मैंने कुछ किया नहीं, मैं तो बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, बहुत प्यार करता है उन बच्चों से? मैडम अगली बार सबूत होगा तो ही पकड़ना मेरे को। देख हम तो तुझे बार बार पकड़ेंगे, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब तू यहाँ आता है, और फिक्र ना करो, सबूत के साथ पकड़ेंगे अगली बार, ऐसा पकड़ेंगे कि तुम्हें हमेशा अपने पास ही रखेंगे। फिर बेटा आप हमें सब सच बता सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं। हमने उस रघु को जेल में डाल दिया, और अगर आप हमें सच बताओगे तो वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। बोलो मुझे। मैडम जी, हम इन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ये जानते हैं कि हमें इनकी कितनी परवाह है। बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा। देखो बच्चों, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। डर ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, सबसे बड़ी कमजोरी, जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं। इसलिए मुझे बताओ कि क्या हुआ है यहाँ पे, इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है, बताओ मुझे। ये रघु तुम्हारे साथ क्या करता था? मैडम जी, आप बार बार, आखिर कितनी बार इनसे यही सवाल करेंगी? जब तक हमें सवालों का जवाब नहीं मिलेगा ना, हम पूछते ही रहेंगे। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि हमें इन सवालों का जवाब बहुत ही जल्द मिलने वाला है, और फिर तुम दोनों जेल के पीछे होंगे। मैडम जी, वो हमारा स्टाफ मेंबर, वो परमार, रघुनाथ परमार, आप उसे छोड़ देंगे ना? हाँ, अभी के लिए छोड़ देंगे उसे, क्योंकि बहुत ही जल्द हमें उसे फिर से पकड़ना है, और इस बार हमेशा के लिए, और उसके साथ साथ तुम्हें भी। पुलिस ने रघु को हिरासत में रख आश्रम के बच्चों से सच जानने की कोशिश की, लेकिन किसी बच्चे ने उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं दी।
पर वो इस बात से अनजान थे कि जिस गवाह को वो ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि पीहू ही थी। बेटा फिर वहां पे क्या हुआ? उसके बाद मैं उनसे मिली। अरे वाह, तो बहुत प्यारी बच्ची है। क्या हुआ बेटा? आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये आपका नया घर है और पता है आपको यहाँ नए नए दोस्त भी मिलेंगे। ठीक है, डरना नहीं। हाँ देखा मैडम, कितनी प्यारी बच्ची है। क्या नाम बताया आपने बेटा? पीहू। पीहू। देखो पीहू बेटा, इन आंटी से ना बिल्कुल मत डरना, ये आपको बहुत प्यार करेंगी। और इनसे भी ज्यादा प्यार मैं आपको करूंगा, ठीक है? जाओ बेटा। चलो। लेकिन ये सब झूठ था, वो हम सबको बहुत मारती थी। तुम उस ऑर्फनेज वाली आंटी से मिली ना? वो कमरा कैसा था? और लड़कियां थी तुम्हारे साथ? हाँ, वहाँ हम लोग एक बड़े रूम में रहते थे। उस रूम में बहुत अंधेरा होता था और ठंड भी थी। मुझे उस रूम में डर भी लगता था। एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और तभी मैंने देखा कि वो अंकल कमरे में आए। एक लड़की को टॉफी दिया और उसे लेके गए। मैंने बहुत दिनों से टॉफी नहीं खाई थी, मुझे भी टॉफी चाहिए थी, इसीलिए मैं उनके पीछे गई। आखिर छोड़ना पड़ा ना। देख ले, हमेशा छूट जाता हूँ। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े और वैसे भी उन्हें हम पे शक है। कहने देना, तू है ना मुझे बचाने के लिए। लेकिन मैं तुझे हमेशा नहीं बचा सकती। क्यों नहीं बचाएगी? मेरे बिना अकेली रह पाएगी तू? किसी के भी आगे आकर गवाही ना देने से पुलिस के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब तक आश्रम के मासूम छोटे बच्चों पर डर ने काबू पा रखा था, तब तक इस केस में पुलिस को किसी भी तरह की बढ़त मिलनी मुश्किल थी। माँ, मेरे को नींद नहीं आ रही, मुझे लोरी सुनाओगी? मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी। मुझे बहुत डर लग रहा है। आई होप हमारे पीहू के साथ वो सब ना हुआ हो जो दूसरी लड़कियों के साथ होता है। हुआ होगा, शायद उसके साथ भी वही हुआ होगा, पर हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें और स्ट्रांग होना होगा।
ताकि उसके साथ जो हुआ है उसका असर उसके जीवन पर ना पड़े और हमारे प्यार पे ना पड़े। सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। हेलो हेलो, क्या हुआ? मैम, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पिछले सारे केसेस के जितने लोगों से बातचीत की, उनमें से एक जन भी ऐसा नहीं है जो केस रीओपन करना चाहता हो। सबका यही कहना है कि बच्चियों ने पहले ही बहुत कुछ सफर कर लिया। कानून पर से विश्वास उठ चुका है उनका। मैम, आई अंडरस्टैंड उन पर क्या बीत रही होगी, लेकिन शाम यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। वो रघु चुप नहीं बैठने वाला। मुझे यकीन है कि किसी न किसी बच्चे की जान फिर से खतरे में होगी। लगा ही था मुझे, मानस अनाथ आश्रम वही है। सर्च वारंट तैयार है? तैयार है मैम। चलो फिर। जी। हमें पुलिस को बताना होगा। हाँ, लेकिन ये सब पुलिस को कैसे बताएगी? बताएगी ना, क्यों नहीं बताएगी? और बताना होगा, किसी और के साथ भी ये हो सकता है। बताएगी ना, बहादुर बच्ची है ना, बताएगी, वो बता लेगी। क्यों रे, तूने कल मेरा पाँव भी ठीक से नहीं दबाया, समझ में नहीं आता तेरे को? बेटा जाओ, आप आराम करो। मैडम जी, आप लोग फिर से? हमें एक लाश मिली, एक बच्ची की। लाश? इसी ऑर्फनेज के कपड़े पहने हुए थे उसने। पर किसकी? ये तो हमसे बेहतर तुम लोग बता पाओगे ना। आरती? आरती की लाश? हे भगवान मैडम जी, वो कल ही भाग गई थी। हम बहुत परेशान थे उसके लिए। हम बस रिपोर्ट लिखाने ही वाले थे कि। वाह, बहुत अच्छा ड्रामा कर लेते तुम। लेकिन अब ना सारा ड्रामा बंद होने वाला है। तुम बच्चों में से सब आरती को जानते हैं ना? उसके कमरे में कौन रहता था? तुम ना बेटा? तुम आरती के कमरे में रहती हो ना? घबराओ मत, इधर आओ। तुम इंस्पेक्टर के साथ जाओ और उन्हें आरती का कमरा दिखाओ, ठीक है? ले जाओ इसे। जी। तुम लोग जाओ, जाकर आराम करो, जाओ। तुम सब यहीं रुको, कोई नहीं जाएगा यहां से। देखो बेटा, तुम लोगों को अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस तुम लोगों के साथ है। किसी को कुछ पता है आरती के साथ क्या हुआ, किसने उसके साथ क्या किया है, तो प्लीज मुझे बताओ। तुम्हारी दोस्त थी ना वो? ये निकालो। मैडम जी, बच्चे हैं, बार बार तलाशी लेने से इन्हें भी परेशानी होती है। मैं तो बस इन्हें आराम करने भेज रही थी। बड़ी फिक्र है तुम्हें बच्चों की। अब सब पता चल जाएगा बहुत ही जल्द। मैम, और कुछ तो नहीं मिला, बस ये कुछ कपड़े मिले उस बच्ची आरती के। मैम, कपड़ों से क्या होता है? मैंने तो बताया कि वो यहाँ रहती थी, कपड़े तो होंगे ही ना। हमें क्या मिलेगा ना, उसकी फिक्र हमें करने दो। क्या पता क्या मिल जाए, कोई डीएनए सैंपल या कुछ ऐसा जिससे हमें पता चल जाए उसे किसे छुआ है, किसने उसके साथ बदतमीजी की है। चलो। तुमने कपड़े सही से साफ किए थे? मुझे क्या पता, पता नहीं तुमने उसके साथ क्या क्या किया है। सिर्फ सबूत की बात है, ये तो हम छोड़ेंगे नहीं इस बार के। तो मैम, आप लोग यहाँ क्या हुआ, सब ठीक? मैम, हमें एक बात पता चली है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। क्या? मैम, पीहू आपको खुद ही बताएगी। पीहू बेटा बोलो, क्या हुआ? बोलो बेटा, क्या हुआ?
मौका मिला और मैं वहाँ से चुपचाप भाग गई। फाइनली आप लोग नहीं जानते कि हम कब से उस ऑर्फनेज के पीछे पड़े हैं। हमें पता था कि कुछ हो रहा था वहाँ, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा था। थैंक गॉड कि आप सामने आए और हमें वो सबूत मिल गया। और स्पेशली पीयू बेटा, आप हमेशा ऐसी ब्रेव रहना, हम उन गंदे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। शाह जी मैडम। इसी की उम्मीद थी। उस मुक्ता और रघु को उनके असली घर लाने का समय आ गया। चलो। यस मैम। अरेस्ट करो ने। अरे ये क्या है? आप ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? छोड़िए। सबूत है हमारे पास और इस बार वारंट भी है। कैसा वारंट है? कैसा सबूत? मैं नहीं मानता। वो सब ना थाने चलकर पता चल जाएगा तुम्हें। अरे हट। इंस्पेक्टर, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी इसे हाथ लगाने की? मुझे कहा था ना मुग्धा, छोड़ूंगी नहीं मैं, ना तुझे ना इस रघु को। बहुत जुल्म करते हो ना तुम लोग बच्चों पर, इन मासूम बच्चों पे। अब देखना मैं तुम लोगों का क्या हशर करती हूं। ले चलो ने। चेक करो आजू बाजू में। सर वॉच। सर लड़की के पास पड़े बैग से जो सामान मिला है, इन पर से फिंगरप्रिंट्स लेकर हमने एनालिसिस के लिए भेज दिया, लेकिन सर लड़की की बॉडी क्लेम करने के लिए कोई आया नहीं है। और आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग रिपोर्ट इस उम्र की लड़की की? सर हम पता लगा रहे हैं। ये छड़ी, ये बोलकर टाइम बताने वाली घड़ी, ऐसा सामान तो नेत्रहीन लोग ही यूज़ करते हैं। पहला गैस यही है कि इस लड़की का सामान है, लेकिन किसी और का भी हो सकता है। सर अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म होता है कि ये लड़की नेत्रहीन थी तो ये सारा सामान उसी का होगा। वैसे केस तो एक्सीडेंट या सुसाइड का ही लग रहा है, लेकिन मर्डर को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक काम करो, बस टिकट्स की जांच करवाओ, शायद लोकेशन का कुछ आइडिया मिले। सर हाँ सर, ये टिकट हमारी बस कंपनी की है और सर ये कल का टिकट है। हबीबगंज से भोपाल जंक्शन के लिए काटा गया है और सर बाकी टिकट्स या तो हबीबगंज जाने के लिए है या हबीबगंज आने के लिए। ये टिकट्स हमें एक नेत्रहीन लड़की के पास से मिले। ये टिकट आपने काटी है? हमारी कंपनी की बहुत सारी बसेस और बहुत सारे कंडक्टर, बताना मुश्किल है सर किसने काटा है, क्योंकि सर बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, किस किस को याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हबीबगंज चलो। यहाँ आसपास कोई नेत्रहीन लड़की रहती है? नहीं। यहाँ आसपास कोई नेत्रहीन लड़की रहती है? हाँ साहब, पीछे वाली सोसाइटी में एक लड़की रहती है, उसका भाई रोहन यहीं ऑर्डर दे जाता है और उसके यहाँ सामान पहुँचाने मैं ही जाता हूँ साहब। हमें उसका घर दिखाओ। क्या हो गया साहब?
यहाँ कोई नेत्रहीन लड़की रहती है? हाँ, अनुराधा रहती है। हमें शक है कि उसका ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। क्या? अनुराधा का एक्सीडेंट हो गया? चल। अच्छा, उसके घर में कोई और नहीं है, माँ बाप वगैरह? इसके माँ बाप जैसे हैं साहब, बस एक भाई है उसके साथ उसका। तो इस वक्त उसका भाई कहाँ है? किसी काम से चंडीगढ़ गया हुआ है। रोहन को क्या जवाब देंगे अब? रात को तो हम आए थे, दरवाजा भी खटखटाया था हमने सोचा कि सो रही होगी, डुप्लीकेट चाबी रहती है हमारे पास। सुबह जब हमने घर खोलकर देखा, कोई नहीं था घर में। अगर घर में कोई नहीं था तो आप लोगों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? हमने सोचा कहीं गई होगी साहब। ठीक है, उसके घर की डुप्लीकेट चाबी ले आई। यही है अन्नू। आप लोगों को हमारे साथ बॉडी की शिनाख्त के लिए आना होगा। हमारा बच्चा नहीं है साहब। इन लोगों को आप कब से जानते हैं? जब से ये हमारे पड़ोस में रहने आए थे, बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे को। अगर अन्नू को जरा सा भी कुछ हो जाता तो रोहन पूरा घर सर पर उठा लेता था साहब। अरे क्या हुआ? कमीने! लगी तो नहीं बेटा? हाथ पाँव तोड़ दूंगा तेरा। बैठ जा। क्या हुआ? ये यहाँ के बच्चे ज्यादा दर्द हो रहा है? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं बेटा, ज्यादा जोर से नहीं लगी, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ। रोहन के आते ही हमें इन्फॉर्म कीजिए, बॉडी सिर्फ उन्हीं को दी जा सकती है। आखिरकार एक डेड बॉडी को उसकी पहचान मिल गई। अब सिर्फ उसकी मौत के कारणों पर से पर्दा हटाने का काम बाकी था। पहली नजर में तो ये सुसाइड या एक्सीडेंट का केस ही मालूम हो रहा था, लेकिन पुलिस मर्डर के एंगल को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहती थी। सवाल यह था कि एक 18 साल की लड़की की जिंदगी में ऐसी क्या बात हो गई थी कि उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया, और जिस भाई के वो इतने करीब थी उसे छोड़कर जाने का कदम उसने कैसे उठा लिया। ये माना कि आत्महत्या करने वाला इन सारे लॉजिक्स के परे होता है, लेकिन क्या ये वाकई एक आत्महत्या का मामला था? और पुलिस अपनी तहकीकात से हत्या के विकल्प को नहीं निकाल सकती थी। सिर्फ लाश की शिनाख्त करना पुलिस का मकसद नहीं था, बल्कि ये पता लगाना था कि आखिरकार अनुराधा के साथ हुआ क्या था। भैया टाइम क्या हो रहा है? डॉक्टर अंकल ने कहा था 9 बजे दवा लेने को। अनु, हर बात मैं ही तुम्हें बताऊं क्या? तुम खुद क्यों नहीं पता कर लेती? भैया मैं कैसे? ऐसे। ये क्या है भैया? ये घड़ी। अब टाइम जानने के लिए तुझे मुझसे या किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, बस ये बटन दबाया और थैंक यू भैया। मेरी बहन अंधी जरूर थी, पर वो जन्म से अंधी नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी। अरे भाई चलो चलो, देर हो रही है, आप तैयार नहीं हुए अभी तक? नहीं, बस तैयार हो गई, चलो ना। हम चाचा जी के यहाँ से सुबह 6 बजे तक आ जाएंगे। बाय बच्चे। अंकल के यहाँ से वो कभी नहीं लौटे। कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। बहुत बुरे दिन थे वो हमारे लिए। मैं खुद इतना बड़ा नहीं था कि अनुराधा को संभाल सकूं, पर समय सब सिखा देता है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक भी होने लग गया था, लेकिन एक दिन अचानक अनुराधा की आंखों में दर्द उठा। क्या हुआ अनु? भैया मेरी आँख और सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, एक मिनट रुक, मैं आइस पैक लेके आता हूं। आराम मिल रहा है? हाँ। पहले उसकी आंखों पर चश्मा चढ़ा, फिर धीरे धीरे उसका नंबर बढ़ता रहा, और आखिर मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे कुछ नहीं दिखता है। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है। भैया मुझे कुछ सही से नहीं दिखता है भैया। हाँ तो हम जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास,
सब ठीक हो जाएगा। भैया मुझे इस अंधेरे से निकालो भैया, मुझे बहुत दर्द होता है। सब ठीक हो जाएगा। अनुराधा ने तो धीरे धीरे अंधेरे को एक्सेप्ट कर लिया और अंधेरों ने उसके अंदर की जीने की रोशनी को ही निकल लिया। किसी डॉक्टर को दिखाया था उसे? छोटे बड़े हर डॉक्टर को दिखाया था, फिर उनके कहने पर हैदराबाद भी लेकर गया था, फिर कोई फायदा नहीं हुआ। क्या अनुराधा डिप्रेस भी थी? मतलब क्या यह हो सकता है कि वो खुद ट्रेन के सामने आई हो? सुसाइड? पता नहीं सर, पर पहले भी उसने 1-2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है। अनु, ये मैंने कुछ पकौड़े। अनु क्या कर रही है? नहीं, अरे रोहन, रोहन छोड़। सर नहीं करते रोहन। क्या हुआ आंटी? रोहन के हाथ काट रही चाकू से अपना। हाथ काट? मेरा दम घुटता है, मुझे नहीं अनु! जीना है, मुझे छोड़ो। चुप कर, इसे नहीं करते बेटा। श्रीवास्तव अंकल और आंटी ने बहुत हेल्प की। अगर वो नहीं होते तो मैं तो अनु को संभाल ही नहीं पाता। ठीक है, अब जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएं। जी। सर ये तो एक सिंपल सुसाइड केस लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से भी ट्रेन से टकराने से ही मौत हुई है। किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं है। पर किसी ने एक अंधी लड़की को ट्रैक पर जाने से रोका क्यों? कुछ तो नॉर्मल नहीं है। लगता तो सुसाइड ही है, लेकिन वो अकेले इतनी दूर तक पहुंची कैसे? सारे सबूत और गवाह इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अनुराधा ने आत्महत्या की है। उसने पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट किया ही था। साफ तौर पर यह मामला डिप्रेशन से गुजर रही एक लड़की के अपने आप को खत्म कर देने का लग रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था जिसकी वजह से पुलिस इस बात से पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो रही थी। खासकर ये बात कि अनुराधा इतनी दूर अकेले क्यों गई होगी, और अगर एक अंधी लड़की सुसाइड करने के लिए ट्रैक पर चल रही होगी तो क्या उसे किसी ने नहीं देखा होगा? कुछ सवाल थे जिनके जवाब मिलना जरूरी था। क्या ये सब कुछ संयोग था या फिर एक सोची समझी साजिश? पुलिस ने अपने तरीके से कुछ और लोगों से पूछताछ करने का फैसला लिया। मैं तो सुबह निकल जाता हूँ साहब, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं तो यहाँ कुछ ही दिन पहले आया हूँ, यहाँ तो किसी को जानता भी नहीं। रोहन तो दिख जाता था, पर उसकी बहन को तो मैंने कई महीनों से नहीं देखा है। बाहर बहुत कम निकलती थी और अकेले तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तुम्हारी शिफ्ट कौन सी है? हम ही 24 घंटे ड्यूटी करते हैं साहब। तो सोते कब हो? ऐसे ही साहब, दिन में कभी सो जाते हैं दोपहर के खाने के बाद, रात में अक्सर सो जाते हैं। वो क्या है ना कि रात में लोग कम आते जाते हैं। सब यहाँ कौन सा आतंकवादी आने वाला होता है साहब। ऐसे सोसाइटी वालों को 2 पैसे कम में 24 घंटे का चौकीदार मिल जाता है और हमको भी 2 पैसे अधिक मिल जाते हैं साहब। अनुराधा को जानते हो? वो अंधी लड़की साहब, रोहन की बहन। हाँ, 16 तारीख को यहाँ से बाहर निकली थी, देखा था? नहीं साहब, ठीक से याद करो। पक्का याद है साहब, रोहन उसका बहुत ख्याल रखता है। भैया जी, रोहन साहब। इंटरनेट से सब सीख लिया मैंने, 1 नंबर चोटी बनी है तेरी। रोहन साहब, हाँ, कल सुबह पानी नहीं आएगा तो आज शाम को ही भर लीजिएगा कल सुबह के लिए पानी। अच्छा ठीक है। 1 मिनट गुड्डू। हाँ, इसका ख्याल रखना, ठीक है? और ये कहीं बाहर जाए ना तो मुझे या श्रीवास्तव अंकल को फोन कर देना। पक्का फोन करेंगे साहब। साहब, अनुराधा अगर यहाँ से बाहर जाती तो हम पक्का उसको रोकते या फिर श्रीवास्तव साहब को कॉल करते। साहब, हम कई सालों से इस सोसाइटी में हैं। ड्यूटी ठीक से करते हो? एकदम चुस्ती से करते हैं साहब। देखते हैं। यह है चुस्ती की ड्यूटी। एंट्रीज भी पूरी नहीं है। अगर कुछ छुपा रहा है या झूठ बोलकर हमें गुमराह कर रहा है तो 20 साल के लिए अंदर करूंगा, समझा ना? नहीं। चुप। इन घरों में जाकर पूछताछ करते हैं कि वाकई में ये लोग आए थे या फिर फेक एंट्रीज। तो हाँ सर, सुमित मेरा चचेरा भाई है और 16 तारीख को मेरे घर आया भी था। लेकिन बात क्या है साहब? कुछ नहीं, ऐसी रूटीन इंक्वायरी। लेकिन सुमित ने गेस्ट एंट्री रजिस्टर में ना तो अपना मोबाइल नंबर लिखा है ना साइन किया है। क्यों? अरे साहब, वॉचमैन बहुत ही लापरवाह है सर।
कई बार विजिटर्स को खुद ही मना कर देता है रजिस्टर में एंट्री करने के लिए। बोलता है कि इससे पेज भर जाएगा। मैंने उसको कई बार डांटा साहब, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से वैसे ही हो जाता है। और तो और साहब, उसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है। वो आने जाने वाली लड़कियों को घूरता रहता है। अपने पड़ोस में जो मिश्रा जी रहते हैं, उनकी लड़की के साथ छेड़खानी कर दी थी साहब। लोग तो पुलिस में रहने वाले थे। माफी मांगने पर मामले को दबा दिया गया था साहब। ठीक है। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, रमेश को क्यों नहीं जानता? मेरे दोस्त का बेटा है वो, और 16 तारीख को यहाँ आया भी था। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? वॉचमैन की तो बात मत करिए आप। नंबर 1 का घटिया और बेकार आदमी है। अरे साहब, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है। मैं तो पुलिस में जाने वाला था, लेकिन सोसाइटी वालों ने रोक लिया। पता नहीं सेक्रेटरी से उसने क्या सेटिंग करके रखी है कि हर बार बच जाता है। ठीक है सर, मुझे लगता है इस सेक्रेटरी से बात करनी पड़ेगी। चलो। आपकी सोसाइटी के वॉचमैन के खिलाफ इतनी सारी शिकायतें हैं, फिर भी आपने उसे हटाया क्यों नहीं? और ना ही पुलिस में कोई कंप्लेन दर्ज की है? सर कुछ तो सोसाइटी के लोगों का भी प्रॉब्लम है। लोग उससे अपना पर्सनल खुन्नस निकालते हैं, अपना सामान मंगवाना चाहते हैं, और जब वो ड्यूटी छोड़कर जाने से मना कर देता है तो लोग उसकी शिकायत कर देते हैं। पहले कुछ लड़कियों ने सर उसके खिलाफ शिकायत की थी, पर पिछले 1 सालों से सर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, फिर भी अगर आप कहते हैं सर, तो मैं सिक्योरिटी एजेंसी से बात करके उसको हटा देता हूँ। जी नहीं, पहले मैं तो उससे ठीक से बातचीत कर लूँ। सच यही है साहब कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। हम मानते हैं साहब कि रजिस्टर में एंट्री को लेकर हम थोड़े लापरवाह जरूर थे, लेकिन रोहन की बहन वाले मामले में हमारा कोई लेना देना नहीं है साहब। हम पर भरोसा कीजिए, बहुत गरीब आदमी है हुजूर। एक अंधी लड़की अपने घर से निकलकर सोसाइटी के गेट से बाहर जाती है और तू देख नहीं पाता है, कैसे भरोसा कर लूं? हमारी किस्मत टूटी थी हुजूर। हो सकता है उसी वक्त हमारी आंख लग गई और ये आंख लग गई थी या जानबूझकर आंख बंद करके बैठा हुआ था? हाँ साहब, आप बेकार में हमको मार रहे हैं साहब। साहब वो अमन भी तो उस दिन आया था, लेकिन वो बड़े घर में रहता है, पैसा वाला है, तो उसको नहीं पकड़िएगा। बस हम गरीब को ही मारिएगा सब मिलके। कौन अमन? श्रीवास्तव साहब का बेटा है। क्या? श्रीवास्तव का बेटा? और आपके बच्चे? हमारा बच्चा नहीं है साहब। हाँ, जो रोहन के पड़ोसी श्रीवास्तव, उन्हीं का बेटा है अमन। 1 नंबर का पियक्कड़। उस दिन महीनों के बाद आया था साहब। पहले भी रोहन की बहन से छेड़छाड़ के मामले में उसे सोसाइटी से बाहर निकाला जा चुका है। अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, आगे से सोसाइटी में जो कुछ भी होता है उसकी 1-1 मिनट की खबर चाहिए मुझे। देंगे साहब। और ये मत सोचना कि तुझ पर से नज़र हट गई है। निकल। पुलिस को गलत जानकारी देना भी अपराध है, जानते हैं ना? सजा हो सकती है इसके लिए आपको। हमने कोई गलत जानकारी नहीं दी साहब। आपने कहा था आपका कोई बच्चा नहीं। फिर अमन कौन है? अमन ने मेरी कोख से जन्म जरूर लिया है, पर हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। हम उसे घर से निकाल चुके हैं। घर से निकाल दिया तो मतलब वो आपका बेटा नहीं रहा? आपको मैं बताना चाहिए था कि आपका एक बेटा है जो अब आपके साथ नहीं रहता है। उस दिन वो यहाँ क्यों आया था? पैसे मांगने आया था साहब, पर हमने उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए। पैसे उसको दे देते तो उसकी आदत और बिगड़ जाती। क्या बताऊं साहब, उसे जुए और शराब की तो इतनी खराब आदत लगी है कि मेरे ऑपरेशन के लिए पैसे रखे हुए थे, वो भी चुरा कर ले गया और जुए में हार गया। और एक बार तो हद ही कर दी उसने, अनुराधा पर बुरी नजर डाली। तब से हमने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा, घर से निकाल दिया साहब। माँ बाप की बातों से ये तो क्लियर है कि वो वॉचमैन सही बोल रहा था। सिंह इस अमन को थाने बुलाओ। चल बता, क्यों गया था उस दिन वहाँ पर? सर मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, भीख मांगने तक की नौबत आ गई थी, इसलिए पेरेंट्स के पास गया था मैं पैसे मांगने के लिए, और उन्होंने भी मना कर दिया पैसे देने से मुझे। और तूने गुस्से में अनुराधा को मार दिया, क्योंकि तेरे माँ बाप तुझसे ज्यादा उससे प्यार करते थे और तेरी बुरी नजर भी थी ना उस पर। मुंह खोलेगा या खुलवाऊं? सर मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था। हाँ, एक बार अनुराधा को देखकर बहका जरूर था मैं। सर उसका भाई चाबी छोड़कर जाता था रोज मेरे। हेलो, आंटी हैं? हाँ अंदर है। आंटी? हाँ बेटा। आंटी अनु का ख्याल रखिएगा। मैंने वैसे उसका खाना बना दिया है, जल्दी आने की कोशिश करूँगा मैं। हाँ, अगर जल्दी आ गए तो हम शाम का खाना साथ में ही खाएंगे। जी। अपना ख्याल रखना। मुझे पता था वो अकेली रहती है, मौका पाकर मैं उसके पास चला गया एक दिन।
से देखता था, पर कभी भी टच नहीं किया सर उसको। लेकिन तेरे माँ बाप का कहना है कि तूने उसके साथ बदतमीजी की। सर वो झूठ बोलते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। सर बताता हूँ सर, एक बार, सिर्फ एक बार उसको टच किया था और मैं इंतजार करने लगा कि रोहन कब जाए और मैं वहां जाऊँ। अनुराधा चुप रहो, शांत रहो। अब अमन भी आप? किसी को क्या पता चल रहा है इसके में क्या हुआ? दिन में भैया भैया छोड़ो, बचाओ बचाओ, छोड़ो छोड़ो। तू यार रोहन के घर में क्या कर रहा है? क्यों? बच्ची को छेड़ रहा है? नहीं है। अरे ये छेड़ रहा था बच्ची को। ऐसा कुछ नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है तू? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसा समझ रहे हैं। नहीं ये झूठ बोल रहे। इन्होंने मुझे छुआ था और मैंने सुना था इन्होंने मेरी फोटो भी ली थी। झूठ बोल रही है ये। नहीं देखो मोबाइल देखो। अरे ये देखिए, अमन, और इसी बात का बदला लेने के लिए तूने अनुराधा को ट्रेन के आगे धकेल दिया। सर मैं ऐसा क्यों करूंगा, और इस सब से मुझे क्या मिल जाएगा? सर वो कोई बच्ची तो है नहीं जो मेरे साथ चुपचाप चली आती। सर गुस्सा जरूर आया था मुझे उसके ऊपर, क्योंकि उसी के कारण मेरे घर वालों ने मुझे बाहर निकाला था। मैं बहुत परेशान था सर, और मैं ये सब क्यों करूंगा सर? ठीक है, अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन गायब मत होना। जी सर। जब बुलाऊं फौरन आ जाना। जी सर। निकल। बात तो इसकी सही है, अनुराधा इसके साथ क्यों जाएगी? जब इसने अनुराधा के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी तो उसने शोर मचाकर अपने आप को बचा लिया था। मतलब अमन का अनुराधा को बहला फुसला कर ले जाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि अनुराधा किसी जान पहचान वाले के साथ ही घर से निकली होगी। अब इस मामले में रोहन ही कुछ और बता सकता है। हेलो साहब, तू बात कर रहा है वॉचमैन? हाँ बोलो साहब। अभी मैंने रोहन साहब की दोस्त को किसी से बात करते हुए सुना। साहब वो अनुराधा के मर्डर से जुड़ी कोई बात कर रही थी। रोहन साहब की दोस्त भी इसी सोसाइटी में रहती है साहब। पता मालूम है उसका? हाँ साहब, 2 गली छोड़ के। ठीक है, और कुछ पता चले तो अपडेट करना। जैन साहब बताते रहेंगे। जी, रोहन को जानती है? मैं रोहन को कुछ सालों से जानती थी और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त या? एक्चुअली हम दोनों रिलेशनशिप में थे और अभी हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप की वजह? रोहन अपनी बहन के केयर में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था। और हर गर्लफ्रेंड चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे टाइम दे, पर नहीं। डेट में होने के बाद भी उसका दिल और दिमाग अनुराधा की केयर में ही लगा रहता है और हमारे झगड़े होने लगे। तुम कहाँ बिजी हो रोहन? अरे कुछ नहीं, मैं वो बस मिसेस श्रीवास्तव को मैसेज कर रहा था। अनु की चाय का टाइम हो गया है ना, वो खुद बनाती तो गिरा देती। रोहन, वो अपना ख्याल रख सकती है। वही तो वो नहीं रख पाती है ना। रोहन, वो दुनिया की अकेली सी लड़की नहीं है जो अंधी है। ये क्या तमीज हुई बात करने की? उसे अंधी मत बुलाओ। तो क्या बोल रहा हूँ? सूता आरती, वो हमारी पहली लड़ाई नहीं थी और ना ही आखिरी। अल्टीमेटली हमारा ब्रेकअप हो गया। उसके बावजूद हमारे झगड़े होते ही रहे। किस वजह से? प्रतीक। ये प्रतीक कौन है? रोहन के बाद मैं प्रतीक से मिली, वो मुझे अच्छा लगने लगा और हम बाहर मिलने लगे। और एक दिन चलो मेरे साथ। रोहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। आरती, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम चलो यार। हाचो। क्यों? अपनी बहन से फुर्सत मिल गई? अरे जा के देख, अंधी का साली कहीं घर ना जा। छोड़ साले, जान से मार दूंगा मेरी बहन के बारे में। मैं दूर रहे मुझसे, मैं तेरी बहन को घर से उठा लूंगा मैं।
बस छोड़ना है यार। रोहन से आखिरी बार कब मिली थी? राधा की मौत के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं रोहन से मिलने गई थी। दुख हुआ था या खुशी? जी। प्रतीक कहाँ मिलेगा? पुलिस के लिए एक साथ दो खुलासे हो गए। पहला यह कि रोहन भी किसी रिलेशनशिप में था, और दूसरा रोहन ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के प्रेजेंट बॉयफ्रेंड प्रतीक के साथ मारपीट की थी। आरती के स्टेटमेंट के मुताबिक ये प्रतीक भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, उसने भी रोहन से बदला लेने की बात कही थी। अब पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में प्रतीक का नाम भी आ गया था। कहीं ये प्रतीक ही तो नहीं था जिसने अनुराधा की हत्या करके रोहन से अपना बदला लिया था। अब पुलिस के लिए प्रतीक से पूछताछ करना बेहद जरूरी हो गया था। हाँ सर, ये सही है कि रोहन और आरती के ब्रेकअप के बाद आरती और मैं मिलते थे। तूने तो रोहन से बदला लेने की कसम भी खाई थी, और अंधी अनुराधा तेरी कसम पूरी करने के लिए बहुत इजी टारगेट थी ना, और इसीलिए तूने उसे मार डाला। नहीं सर, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं सर, मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुआ। मर्डर तो दूर की बात है सर। ठीक है, इस पर नजर रखो, बैकग्राउंड चेक करवाओ इसका। सर, आरती से पूछ लिया, इस प्रतीक की बात भी सुन ली, अब जरा इस रोहन से पूछते हैं, पता तो चले कि तीनों में से सच कौन बोल रहा है। हाँ सर, पहला हाथ मैंने उठाया था। मैं उससे नफरत करता था, उसकी वजह से मेरी आरती दूर हुई थी, और उसने मेरे बहन के बारे में भी उल्टा पुल्टा बोला था, लेकिन उसके बाद मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, तुम्हारी बहन कहीं पढ़ाई करती थी क्या? जब हम पहली बार तुम्हारे घर गए थे तो वहाँ ब्रेल में लिखी कुछ किताबें देखी थी। हाँ सर, ब्लाइंड स्कूल में। दरअसल जब से उसकी आंखों की रोशनी गई, मैंने उसकी पढ़ाई के बारे में कभी सोचा ही नहीं। फिर एक दिन जब श्रीवास्तव अंकल और आंटी 10 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे थे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस दौरान अनु का ख्याल कौन रखेगा। तब अंकल ने सजेस्ट किया कि मैं उसे किसी ब्लाइंड स्कूल में डाल दूँ। फिर मैंने अनु से इस बारे में बात की। अनु। जी भैया। तुम्हें ना सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, और इसके लिए तुम्हें ब्लाइंड स्कूल जाना होगा। वहाँ जाकर तुम काम करना सीख लोगी, बाहर घूमना फिरना सीख लोगी, और हो सकता है कोई नया काम भी सीख लो। मतलब आप मुझसे थक गए हो, आप मुझसे परेशान हो गए हो ना भैया? नहीं 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 अनु, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मुझे गलत मत समझ, मैं ऐसे काम छोड़ के कितने दिन तक तेरी देखभाल कर पाऊंगा। अरे मैं तो चाहता हूँ तेरे इलाज के लिए तुझे अब्रॉड लेके जाऊँ, तेरे लिए पर्सनल ट्रेनर रखूँ, लेकिन बेटा इन सब के लिए पैसे चाहिए ना। काश भगवान मेरी आंखों की जगह मेरी जान ही ले लेते। तू बैठ यहाँ पे, बैठ। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मम्मी पापा के जाने के बाद एक तू ही तो है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं। अगर तुझे कुछ हो गया तो तू ब्लाइंड स्कूल नहीं जाना चाहती ना, तो तू मत जाना, ठीक है? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। भैया, शायद आप सही कह रहे हो, मैं अंधी हूँ, ये चीज मुझे एक्सेप्ट करनी ही होगी। पर क्या करूं भैया, इस अंधेरे में मेरा दम घुटता है। इस जिंदगी का क्या फायदा जिसमें मैं अपने भाई का चेहरा भी ना देख सकूं। अरे भैया, आप कितने पतले हो गए हो। मेरी चिंता करने के कारण आप अपना ध्यान रखना भूल जाते हो ना भैया? नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं भैया, ऐसा ही है। अगर आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप अपना ध्यान अच्छे से रखोगे, तो मैं ब्लाइंड स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। पहले मंथ में तो हम लोग इसे खुद से चलना सिखाएंगे, छड़ी के इस्तेमाल करके। उसके बाद बसों और ऑटो में ट्रेवल करना, ताकि खुद से कहीं भी आ जा सके और सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। अरे अनु। भैया। कैसी मेरी बहन? मैं एकदम ठीक हूँ भैया। आपको पता है, मैंने ना टिकट खुद लिया और बिना किसी और के सपोर्ट के अकेले घर वापस आई। हाँ पता है, इतने टाइम के बाद बस में जाने में बहुत मजा आया। अकेले? हाँ। झूठ बोलती है? नहीं, ये बिल्कुल सच बोल रही है। इसने अकेले ही पूरा ट्रेवल किया है। मैं तो बस इसीलिए साथ आई कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हैंडल कर सकूं। क्यूट सिस्टर, माय बेस्ट ब्रदर। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, पर फिर एक दिन मुझे ब्लाइंड स्कूल से फोन आया।
देखिए, जो लोग जन्म से अंधे नहीं होते हैं और कुछ समय बाद अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, उनके साथ कुछ मानसिक परेशानियां हो जाती हैं। मैं समझता हूं अनुराधा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब देखिए, आज सुबह ही उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। क्या? और जब हमारे स्टाफ के लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने एक कसर फोड़ दिया। उसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है। मैं अब और उसे यहाँ नहीं रख सकता। सॉरी। फिर मैं उसे अपने साथ ले आया। अनु को बहुत अटेंशन चाहिए होता। मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने उसे दवाइयाँ भी दी, उसका डिप्रेशन कम होने लगा। फिर एक दिन मुझे एक एनजीओ के बारे में पता चला जो ब्लाइंड लोगों को ब्लाइंड लोगों के साथ रख कर पर्सनल केयर और अटेंशन देती थी। मैंने जब अनु से इस बारे में बात की तो वो झट से मान गई। उसे ये जानकर खुशी थी कि वो किसी मैच्योर ब्लाइंड कपल के साथ रहेगी। बस चंडीगढ़ से आकर मैं उसे वहाँ ले जाने वाला था। कौन सा एनजीओ? वसुधा। पुलिस वसुधा एनजीओ गई और वहां जाकर पता चला कि रोहन ने सच में वहां पर अनुराधा के लिए बुकिंग करवाई थी। पुलिस डॉक्टर प्रधान से मिली और उन्होंने भी कहा कि अनुराधा हाई डिप्रेशन में थी और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि यह सुसाइड का मामला हो सकता है। किसी भी केस की फाइल को बंद करने से पहले पुलिस ये सुनिश्चित कर लेती है कि अब किसी भी दिशा में तहकीकात की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। और अनुराधा के केस में भी पुलिस ये केस की फाइल बंद करने ही वाली थी कि अचानक उनके सामने एक ऐसा तथ्य आया जिससे वो चौंक गए। ये तथ्य किसी किरदार के रूप में सामने नहीं आया था, बल्कि ये सिर्फ एक परिस्थिति की जानकारी थी और इस परिस्थिति का खुलासा सिर्फ एक ही शख्स कर सकता था। हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अनुराधा ने सुसाइड किया था। अगर आपको हमारे इस नतीजे पे कोई भी डाउट हो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। हम इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करेंगे। जहाँ तक मुझे पता था मैंने आप लोग को सब कुछ सच सच बता दिया है। अब आप लोग इन मामलों को मुझसे बेहतर समझते हैं। तुम चंडीगढ़ क्यों गए थे? कितनी बार बता चुका हूँ, जॉब के सिलसिले में। क्यों? अरे क्योंकि वो बेटर ऑफर दे रहे थे। मतलब तुम परमानेंटली वहाँ शिफ्ट होने वाले थे? नहीं, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, पर उनके ऑफर में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब तुम अपनी अंधी बहन को 3 साल के लिए वसुधा एनजीओ में डंप करना चाहते थे? क्या हुआ? अपनी बहन के बारे में कुछ भी भला बुरा सुनने पर उबल पड़ते हो तुम। प्रतीक को तो मार भी दिया था, यहाँ एकदम शांत बैठे। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, जा सकते हो। सर, इसकी दी सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा सही निकली है। सिंह, अब तक हमने इससे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांगी है, इसकी इंक्वायरी नहीं की है। आज की पूछताछ से थोड़ा हिला हुआ लग रहा है। अब इसकी इंक्वायरी निकालते हैं, इसके ऑफिस चलते हैं। रोहन बहुत ही मेहनती और बहुत ही होनहार लड़का है। उससे हमें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। हाँ, उसकी सिस्टर के कारण कभी कभी हमें उसे रिलैक्सेशन देना पड़ता था, लेकिन इससे उसके कभी काम में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या वो अपनी सैलरी और बाकी फैसिलिटीज से खुश था? हाँ बिल्कुल सर, रिसेंटली हमने उसकी सैलरी बढ़ाई, उसका प्रमोशन भी किया। ही वॉज वेरी हैप्पी। मुझे रोहन की ट्रैवल की सारी जानकारी चाहिए, जाने की भी और आने की भी। यस सर। लेकिन सर, आपको रोहन पे शक है? जिस तरह के बयान लोगों ने दिए हैं उससे ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि रोहन ने ही अपनी बहन का मर्डर किया। लेकिन फिर भी केस बंद करने से पहले सारी जानकारी लेना जरूरी है। सर, रोहन को बुलाओ। हाथ में क्या हुआ? ये चोट लग गई सर। और कितना झूठ बोलोगे? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं गिर गया था। ऐसी चोटें अक्सर कलाई काटने की कोशिश में ही लगती हैं। हाँ सर, हाँ सर, मैंने कलाई काटने की कोशिश की सर, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता था। मैं अपनी बहन के बिना जीना नहीं चाहता। इतना ही प्यार करते थे उससे तो उसे मारा क्यों? सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने अपनी बहन को नहीं मारा। ये तुम्हारे चंडीगढ़ जाने की ट्रेन की टिकट्स और ये फ्लाइट की टिकट्स दोनों की बुकिंग करा के रखी। कोई खास कारण? अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। जानता हूं, और उसी गिल्ट में खुदकुशी करने की कोशिश की। जानना यह चाहता हूं कि उसे मारा क्यों? अपनी बहन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, पर मैं आरती को भी चाहता था। मैं आरती के साथ जीना चाहता था, पर अनु के वजह से
हमारे रिश्ते में तनाव बढ़ने लगे। मैं 3-4 घंटे में आऊंगा, फिर हम खाना साथ। अरे अनु, अरे ये कैसे हो गया? भैया भैया वो वहाँ चोट लग गई। हेलो। हाँ हाय आरती। आरती, आई एम रियली सॉरी, मैं आज आ नहीं पाऊंगा। वो अनु को चोट लग गई है थोड़ी। मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करूं रोहन? रोज तुम कोई ना कोई बहाना देते हो, अनु ये अनु वो। एक काम करते हैं, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। हाँ ये सही होगा। तुम जाकर ना अपनी लाडली बहन को संभालो, और प्लीज आज के बाद मुझे फोन मत करना। अरे आरती मेरी बात तो सुनो। आरती हेलो हेलो। बाद में मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया। मैं अंदर ही अंदर घुटने लग गया था। ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। ना मैं अनु को छोड़ पा रहा था और ना ही आरती को भुला पा रहा था। मैं बस इतना जानता था कि अगर अनु किसी तरह मेरी लाइफ से चली जाए तो आरती मेरी जिंदगी में आ जाएगी। फिर मुझे कहीं से पता चला कि एक NGO है जो ब्लाइंड लोगों को स्टेशन से उठाते हैं और उनके फूड और शेल्टर का इंतज़ाम करते हैं। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैंने 14 तारीख को चंडीगढ़ की ट्रेन की टिकट ली और 18 की रिटर्न, और फिर मैं 16 तारीख की फ़्लाइट से भोपाल आ गया और उसे फ़ोन किया। हेलो। हेलो अनु, मैं रोहन बोल रहा हूँ। हाँ भैया, मैं आपकी आवाज़ पहचानती हूँ। क्या हो गया आपको? अच्छा सुन, मैं आज वापस आ रहा हूँ। मेरी जॉब पक्की हो गई, सैलरी भी अच्छी है। मैं तेरे लिए एक पर्सनल ट्रेनर और केयर टेकर रखूँगा। और वहाँ ना बहुत बड़ा बंगलो है, लॉन भी बहुत बड़ा है। तू वहाँ पर घूम सकेगी। अरे वाह, कांग्रेट्स भैया। एक काम कर, तू भोपाल स्टेशन आ जाना, हम वहाँ से कहीं घूमने चलेंगे। वैसे भी 1-2 रोज में चंडीगढ़ शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन तू अकेले आ तो जाएगी ना? भैया आप भूल गए क्या? ट्रेनिंग स्कूल में मैंने सब कुछ सीखा है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप खाली मुझे ये बताओ कि मैं कितनी देर में आऊँ? घंटे भर में। अच्छा सुन, तू श्रीवास्तव अंकल को मत बताना कि मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है? हाँ हम उनको सरप्राइज देंगे। ठीक है भैया। वो भोपाल स्टेशन पहुंच गई। मैं उसे लेके प्लेटफॉर्म पर आ गया। तू बस 1 मिनट यहाँ ठहरा। हाँ। मैं अभी टिकट लेकर आता हूँ, यहीं पर रुकना। हाँ। भैया 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 आप कहाँ गए? भैया क्या हुआ बेटा? वो मेरे भैया ना टिकट लेने गए थे। कहाँ पे गए? पता नहीं कहीं गए, आए नहीं अभी तक। आ जाएंगे बेटा, आप रो मत, आ जाएंगे। भैया क्या हुआ बेटा? उनके भैया कहीं चले गए। नंबर है क्या आपके पास? नंबर नहीं पता। रो मत बेटा, भैया आ जाएंगे। 2 घंटे वेट करने के बाद भी कोई NGO वाला उसे लेने नहीं आया। वो घबरा गई और रोने लग गई, और मुझसे उसका रोना देखा नहीं गया। मैं झट से उसके पास चला गया। भैया क्या हुआ? भैया 2 घंटे से परेशान हो रही है। भैया कहाँ थे भैया? मैं टिकट लेने गया था। मैं डर गई थी। आप नंबर भी नहीं दे। सॉरी थैंक यू। चलो अरे मैंने बोला था ना, घबराने की जरूरत नहीं है। भैया आपने कितना देर लगा दिया। सॉरी रियली सॉरी। संभल के, सीढ़ी है। क्या हुआ भैया? आप इतने चुप क्यों हो? I'm sorry भैया। मैं ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रो दी, पर मैं क्या करती? मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे छोड़कर चंडीगढ़ चले जाओगे,
लेकिन भैया मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हो और मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। भैया 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 आपका भैया 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 कहाँ आप? मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो कि अंधी वो नहीं, अंधा मैं हो गया था। भावनात्मक यानी कि इमोशनल परेशानियां थी रोहन के साथ, लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए उसने जो तरीका अपनाया वो निहायत ही क्रूर था। जब कोई रिश्ता बोझ बनने लगता है तो उस बोझ से छुटकारा पाने के लिए कई बार लोग जुर्म का सहारा लेने की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई रिश्ता बोझ बनने लगे तो अकेले में घुटने से बेहतर है कि आप किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार से बात करें या फिर किसी डॉक्टर से मिलें। रोहन अगर चाहता तो अपनी परेशानियां श्रीवास्तव जी के साथ डिस्कस करके भी कोई रास्ता निकाल सकता था, लेकिन उसे लगा कि ऐसा करने से उसकी एक अच्छे भाई की छवि खराब हो सकती है। भाई बहन का रिश्ता किसी छवि का मोहताज नहीं होता है, ये एक पवित्र और आजीवन निभाने वाला रिश्ता माना जाता है। अपनी छवि को बचाने के चक्कर में रोहन ने इस पाक रिश्ते को दागदार कर दिया और जो उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती थी उसे खो दिया। जब भी आप कभी इमोशनली कंफ्यूज या हेल्पलेस महसूस करें तो एक दस्तक है कि आप शायद कोई गलत फैसला ले सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि आपको मदद की जरूरत है। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उसे अपने भरोसे के लोगों के साथ शेयर करें। एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट बने, इससे आप भी खुश रहेंगे और आपके अपने भी। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।